हर साल IIT JEE एग्जाम 13 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 हजार बच्चे ही होते हैं जो कि टॉप 5 IITs में एक ढंग की ब्रांच ले पाते हैं। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या गलतियां हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है जिसकी वजह से वो टॉप IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो गलतियां मैंने खुद कर रखी हैं। और एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा तुमको, जिसे तुम फॉलो करके टॉप 5 IIT में एक अच्छी सी रैंक सिक्योर कर सकते हो। IIT बॉम्बे CS का नहीं पता, लेकिन टॉप 5 IIT में एक अच्छी ब्रांच में एक अच्छी सीट सिक्योर कर लोगे, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और सबसे पहले कमेंट करो मुझे अपना ड्रीम IIT जिसमें तुम जाना चाहते हो, जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन से दोस्त मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड मैं तुम्हारे लिए ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो पहला पॉइंट भाई, रियलिटी चेक। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें समझना होगा कि तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट तुम्हें अपनी औकात समझनी पड़ेगी। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो JEE 2026 में पेपर देने वाले हैं। तो अगर तुम 11th क्लास से निकल चुके हो, 12th में आने वाले हो, तो तुम अपने मॉक टेस्ट देखो। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 150 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं ना दोस्त, तो तुम्हारे फंडामेंटल सही हैं। तो एक साल पढ़ने के बाद अभी तुम्हारे मॉक टेस्ट में एवरेज कितने नंबर आ रहे हैं? लेट्स से हम 3 केस पकड़ते हैं। पहले केस में अगर तुम्हारे 150 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें स्ट्रैटेजी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बस तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है। उस पे आऊंगा मैं। अगर तुम्हारे 150 नहीं लेकिन 100 से 150 के बीच में नंबर है, तब भी तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हें एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए ताकि तुम खुद को एक अलग लेवल पे स्कोर कर सको। तीसरी चीज, अगर तुम्हारे 100 नंबर से कम आ रहे हैं तो दोस्त तुम्हारे फंडामेंटल्स हिले हुए हैं और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन तीनों पे कैसे क्या करना है और एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें वीडियो पे बताऊंगा। तो आओ अब हम सब्जेक्ट वाइज समझते हैं कि हमें अगले एक साल क्या करना है। तो सबसे पहले मैं पकड़ूंगा केमिस्ट्री। 3 चीजें हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तुम्हें समझ आई गया होगा। पूरे एक साल 11 से 12 फिजिकल केमिस्ट्री थ्रू आउट चलेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थ्रू आउट ही करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक से ज्यादा एक्सेप्शन ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में ढंग से याद करना पड़ता है, प्रिपरेशन अच्छी लगती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन दी अदर हैंड तुम्हें शुरुआत से एंड में नहीं करनी है मेरे दोस्त। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि 12th में जैसे ही आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का P ब्लॉक चालू कर दिया। नहीं करना है, तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड के लिए रखना है। एंड के 6 महीने 5 महीनों में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाना, उससे पहले मत उठाना, नहीं तो तुम याद रख ही नहीं पाओगे, उसको पॉसिबल ही नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझा देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिएक्शन रिएजेंट्स आते हैं, SN1 SN2 रिएक्शंस होती हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, 50-100 तरीके की रिएक्शंस हैं। तो तुम्हें क्या करना है, उसके लिए एक बुक लेनी है। कौन सी बुक? एक बुक आती है SN सान्याल की रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स। वो बुक मैंने पर्सनली यूज करी थी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। और दूसरी बुक प्रैक्टिस के लिए MS चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, वो यूज करना है। तीसरी बुक कौन सी यूज कर सकते हो तुम? हिमांशु पांडे। MS चौहान और हिमांशु पांडे में से इजी कौन है? हिमांशु पांडे। लेकिन MS चौहान का एक बेनिफिट क्या है कि MS चौहान के सॉल्यूशंस भी आते हैं, तो वो तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा। तो मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत से समझते हुए चलना, और MS चौहान, हिमांशु पांडे, ये दोनों बुक करते रहना, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी चीज जो मैंने बोली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, SN सान्याल, वो भी एक बहुत ही अच्छी बुक है, बट वो थ्योरेटिकल बुक है, लेकिन उससे अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि उसमें सारे रिएक्शंस ना एक ही बुक में कंबाइंड है। तो तुम्हें बहुत आसानी होगी जब तुम अपने JEE की प्रिपरेशन कर रहे होगे। अब केमिस्ट्री के थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये क्या पढ़े, देखो 2 ही बुक बताऊंगा और बेस्ट चीज इससे हो जाएगा। पहली बुक NCERT, दैट्स इट। मैंने भी NCERT से पढ़ा था। क्या NCERT इनफ है? काइंड ऑफ नॉट। 80% इज डन, 20% स्टिल यू हैव टू डू। कैसे करोगे भैया 20%? बालाजी पब्लिकेशन की VK जायसवाल बुक है, उसमें शुरू में थोड़े से समरी रहती है और उसके बाद में क्वेश्चंस होते हैं। तो VK जायसवाल उठाओ, बालाजी पब्लिकेशन की, उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करो, और अपनी NCERT उठाओ, और बाकी तुम PYQs तो करते ही रहोगे और मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी तुम करते ही रहोगे, बट VK जायसवाल जरूर करना। अब देखो केमिस्ट्री में तुम्हें एक चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि तुम्हें विदाउट शॉर्ट नोट्स कॉपी, विदाउट मिस्टेक कॉपी बना के तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। अब बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के 10-10 रजिस्टर होते हैं, वो हर सब्जेक्ट के एक और रजिस्टर बनाएंगे तो सेंस नहीं बनेगा। तो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। तीनों के चैप्टर के जब तुम मेन नोट्स बनाते हो, तो उसके बाद तुम्हें हर चैप्टर के बाद 5 से 6 पेज छोड़ देने हैं खाली, और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद तुम जितना भी नया एक्सेप्शंस ढूंढोगे, जितनी भी नई चीजें करोगे, उस मेन कॉपी में ऐड करोगे। तो हर सब्जेक्ट की तुम्हारे पास 2 कॉपी होनी चाहिए, 10 नहीं। एक मेन नोट्स कॉपी जिसमें तुम अपनी गलतियां, मिस्टेक कॉपी भी लिखोगे 5-6 पेज छोड़ने के बाद, और दूसरी तुम्हारी होगी शॉर्ट नोट्स कॉपी जिसमें तुम उस पूरे सब्जेक्ट को एक शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर दोगे। अब बताते हैं हम फिजिक्स पे। देखो फिजिक्स में अभी तुम 12th में आओगे तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, तुम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ोगे, तुम काफी नए कंसेप्ट से वाकिफ होगे। अभी तक तुम ग्रेविटेशन, SHM, रोटेशन, NLM, काइनेमेटिक्स, ये सब चीजें करके आ रहे हो, वर्क एनर्जी पावर करके आ रहे हो, है ना। 12th की फिजिक्स ना बहुत डिफरेंट है। तो 12th की फिजिक्स में तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, तुम्हारे कंसेप्ट। जब तक तुम्हें कंसेप्ट बाय हार्ट समझ नहीं आता, तब तक तुम्हें फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ना है उस
चैप्टर से। मेरी बात मानो, मैंने गलती कर रखी है। 11th में मैंने 12th का सिलेबस खत्म कर दिया था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा 12th खत्म हो गया था 11th के एंड तक मेरा। और फिर 12th का मॉक टेस्ट दिया और -5 आए फिजिक्स में मेरे। फिर मैंने दोबारा 12th में आके फिर से 12th पढ़ी, और इस बार जो पढ़ी थी वो मैंने पूरे कंसेप्ट अपने क्लियर करे। उसके बाद मेरे एक्चुअल IIT में सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में ही आए। तो फिजिक्स में नंबर 1, सारे कंसेप्ट बाय हार्ट क्लैरिटी से रटे होने चाहिए। कोई भी कंसेप्ट तुम्हें हल्का सा भी लग रहा है ना कि यार ये ऐसा ऐसा होता होगा, बट चलो ठीक है आंसर आ जाता है, मत करना ये, ठीक है। फिजिक्स को बाय हार्ट समझना है। नंबर 2, प्रैक्टिस के लिए तुम अरिहंत के PYQs कर सकते हो, HC वर्मा कर सकते हो, फिजिक्स की मॉड्यूल कर सकते हो, और एक बुक में जो सबको रिकमेंड करता हूँ, मर गया हूँ बोल बोल के, सिंगेज फिजिक्स की करो। फिजिक्स की सिंगेज ने मेरी जितनी हेल्प करी है ना कंसेप्ट को सुधारने में, प्रैक्टिस करने में, नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच करने में, अपनी अप्रोच की एक्यूरेसी बढ़ाने में, उतनी किसी बुक ने हेल्प नहीं करी। तो फिजिक्स की सिंगेज जरूर करना। अब हम आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। देखो भाई, टॉप 5 IIT में जाना है तो शॉर्टकट नहीं ले सकते। सिमिलरली भाई मैथ्स में भी कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। मैथ्स में दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने मैथ्स के लिए अगेन 2 कॉपी बनाई थी, मेन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ऐसे बनाए थे शॉर्ट नोट्स की 400 फॉर्मूले फटाक से लिख दिए पूरे, और फिर रोज रिवीजन करता था उन फॉर्मूलेस का। एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि मुझे तुम नंबर बोलो, मेरे को नंबर पे फॉर्मूला याद है। तो मैथ्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। इसलिए शुरू से प्रैक्टिस करना चालू करना। मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ। सिंगेज तो डेफिनेटली करनी है, मॉड्यूल्स करनी है, मॉड्यूल्स के बाद PYQs करने अरिहंत से। अब कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो तुम्हें मैथ्स की कुछ स्पेसिफिक पब्लिकेशन से करनी है। पहली चीज, कोनिक सेक्शन बालाजी पब्लिकेशन से करना है। कैलकुलस अलजेब्रा, ब्लैक बालाजी बोलते हैं उसको, वो करना है तुम्हें। ये 2 चीजें हैं जो कैलकुलस अलजेब्रा और कोनिक सेक्शन, जो तुम्हें बालाजी पब्लिकेशन की भी इंक्लूड करनी है। इसके अलावा सिंगेज यूज करो बाकी सारी चीजों के लिए, दैट इज इनफ। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस सेक्शन जो कि मेन चीज है मैथ्स में, वो सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स में एक बोनस टिप दूंगा कि जब मैथ्स में तुम सवाल सॉल्व करते हो ना, तो हमारे पास जब 1 साल होता है तो हमें लगता है कि यार 1 साल तो है, तो एक क्वेश्चन को 30 मिनट दे दिए, 40 मिनट दे दिए प्रिपरेशन करते टाइम। इतना मत दो, मतलब 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा किसी एक क्वेश्चन पे मत अटको, ईगो पे मत लो। अगर 10 मिनट में समझ में नहीं आया तो वो 30 मिनट में भी समझ में बहुत हाईली अनलाइकली आएगा अगर तुम इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो तो भाई ये मत करो, क्योंकि तुम्हें PhD नहीं लिखनी, तुम्हें कोई डॉक्टरेट नहीं करनी है, तुम्हें कोई कुछ इन्वेंशन नहीं करनी है, तुम्हें सिंपल से सवाल सॉल्व करने। तुम बच्चे हो, 17 साल के 18 साल के होने वाले हो, तो तुमसे कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जितना पढ़ाया जा रहा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रट लो और उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस कर लो, डिफरेंट जो बुक्स बताई हैं, एंड दैट्स इट। अगर टॉप 5 IIT में जाना है तो डेली रूटीन भी टॉपर जैसा बनाना पड़ेगा। अब उनका रूटीन कैसा होता है भाई, देखो सबसे पहली चीज तो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि तुमने आज 10 घंटे पढ़ा और अगले दिन तुमने 2 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन 8 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन 3 घंटे पढ़ा। तुम्हें मिनिमम 10 to 11 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम, स्टडी आवर्स निकालने पड़ेंगे। वो नॉन नेगोशिएबल है। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो। जो स्मार्ट नहीं होता उसको हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। 10 से 11 घंटे रोज पढ़नी है इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। ये 4 घंटे अगर कोचिंग के हटा भी दूं तो 6 घंटे की डेली स्टडी तुम्हें करनी है, कभी भी करो। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ, अगर तुम्हारा जो भी पीक टाइम होता है, जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं हाई एनर्जी में रहूंगा, तो मैं सबसे पहले सबसे टफ काम सबसे पहले करूंगा। तुम्हें यही लगा ना ये बोलने वाला हूँ, ऐसा नहीं किया था मैंने। एक्चुअली मैंने क्या किया था, सबसे आसान काम पकड़ा, थोड़ा सा वो आसान काम कर लिया, उससे जो मोटिवेशन मिला, जैसे सबसे आसान काम पकड़ा जो आधे घंटे में हो गया, फिर सबसे टफ काम पकड़ा। सबसे टफ काम शुरू में पकड़ूंगा ना एकदम बिना कुछ स्टार्ट करे तो मेरे को इतनी मोटिवेशन नहीं आती थी। तो मैंने भाई ये ट्रिक यूज करी है कि मुझे अगर मान लो किसी केमिस्ट्री में कोई डीपीपी सॉल्व करनी है जो मुझे आसान लग रही है, फटाक से उठाई 20 मिनट में सॉल्व करी। उसके बाद जो मेरा मेन, जिसमें मेरे को 2.5 घंटे लगने वाले हैं जो सब्जेक्ट को पढ़ने में, उस पे आ गया मैं। तो भाई यही चीज फॉलो करना, थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए ना एज अ स्टूडेंट। सबसे आसान चीज थोड़ी सी, फिर सबसे खतरनाक टफ चीज, फिर आसान चीज, ताकि तुम्हारे माइंड के पास एक अच्छा मैप हो। तो डेली स्टडी रूटीन में इस पैटर्न को फॉलो करना, नाइट में लगाना है, मॉर्निंग में लगाना है, तुम्हारी मर्जी। अब हम आ जाते हैं 2 चीजों पे, एक मॉक टेस्ट और एक लास्ट की 3 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम पकड़ते हैं मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट में ना 99% बच्चे गलती करते हैं कि इस मॉक टेस्ट में वो लोग सोचते हैं कि मैं तो एंड में दूंगा, जब लास्ट के 3 मंथ बचेंगे ना तब मैं दबा के मॉक टेस्ट दूंगा, अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, मेरे को भी कोर्स कंप्लीट करना है। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, हर हफ्ते में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना है। मैं जब था कोचिंग में तो हमारे कोचिंग में भी हर हफ्ते में एक मॉक टेस्ट होता था। तो उससे क्या होता था ना, हमें अपनी वीकली परफॉर्मेंस का पता रहता था। तो तुम्हें मॉक टेस्ट देने के लिए पहली चीज तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना है जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, AIR 381
जो आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, यहाँ लिंक लगा रहा हूँ, उन्होंने बता दिए। इस लिंक पे जाना आई बटन पे एंड वो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी भी देख लेना। लास्ट की 3 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो देखो आखिरी के 3 मंथ में मैं तुम्हें बिल्कुल बोलूंगा कि भाई एक भी सब्जेक्ट का कुछ भी चैप्टर एडवांस लेवल का मत पढ़ो, क्योंकि आखिरी के 3 महीने तो मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि पहला पेपर और सेकंड अटेम्प्ट मेंस का, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तुम्हें मेंस का ही देना है। तो आखिरी के 3 महीने में एडवांस लेवल के कंसेप्ट तुम्हें, जो सब्जेक्ट तुमने नहीं पढ़े हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आखिरी के 3 महीने में सिर्फ रिवीजन करना है, और अगर कुछ नया उठाओगे भी तो वही उठाओगे जिसको सुपरफिशियली ही कवर करना हो, मेंस लेवल का कवर करना हो। जितना भी तुमने पूरे 2 साल में पढ़ा है वो पूरा रिवीजन होता रहेगा। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, लास्ट के 3 महीने में हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट देने, एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी पास आती जाएगी वैसे वैसे मॉक टेस्ट के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। लास्ट के 1 महीने में हर दिन मॉक टेस्ट देना है, और एटलीस्ट हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट का टाइमिंग या तो 9 से 12 होगा या 3 से 6 होगा, इसके अलावा कोई टाइमिंग नहीं होगा। हमें पेपर को पेपर जैसा देना है, पेपर जैसे स्ट्रेस लेवल पे देना है। हमें पेपर को आराम से खाने पीने के बाद बैठ गए वो नहीं देना है, पूरी एग्जाम लाइक कंडीशंस बनानी है और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट के 3 महीने में ना एक चीज बच्चे गलती करते हैं, वो ये होते हैं कि दे गो फुल ऑन। अगर कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा था वो 16 घंटे पढ़ने लगता है, जो बच्चा 8 घंटे पढ़ना था वो 13 घंटे पढ़ने लगता है। इससे क्या होता है, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा दिमाग बर्नआउट हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एयर 381 ने बोल रखा है मेरे को। तुम्हें क्या करना है, लास्ट के 3 महीने में अगर तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 को 10 कर लो या मैक्सिमम 11 कर लो, उससे ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि तुम अपने आप को बर्नआउट कर रहे हो, उससे तुम्हें कुछ ज्यादा फायदा होने नहीं वाला। तो अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस रखनी है। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, कुछ भी हो जाए। दूसरा, बाहर का जंक फूड नहीं खाना, खाना है तो मम्मी को बोलो घर पे बनाएंगी, वो खिलाएंगे तुम्हें। और तीसरा, अपनी सेहत और नींद के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और उसके लिए तुम ट्रू मेंटर यूज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, एक IITian भैया या दीदी तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। वो तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे पोजीशन पे जब वो थे तो उन्होंने क्या किया। तो तुम बेसिकली मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से बच सकते हो अगर तुम लास्ट के 3 महीने IITian भैया दीदी से हेल्प लो। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल सोल्यूशन मैंने बनाया है, ट्रू मेंटर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो खत्म होने वाली है, तो जाओ और जाके देखना जरूर, और अगर अच्छा लगे तो IITian भैया दीदी से बात जरूर करना। एनीवेज, पहली चैट फ्री है तुम्हारे लिए अगर तुम पहले यूजर हो तो। माय लास्ट वर्ड्स, कोई टीचर तुम्हें IIT नहीं निकालेगा, कोई बुक तुम्हारी IIT नहीं निकलवाएगी, कोई मेंटर तुम्हारा IIT नहीं निकलवाएगा। सिर्फ तुम तुम्हारा IIT निकलवा सकते हो। तुम्हारे अंदर कितना दृढ़ संकल्प है वही डिसाइड करेगा कि तुम IIT जाने लायक हो या नहीं। दैट्स इट, जाओ काम करो।